नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। मेरे साथ फ़ारूक हैदर भाई हैं। हमने परसों आपसे वादा किया था कि हम सीरीज़ लेकर आएंगे और हम आए हैं। कल टेक्निकल इश्यूज से तो हमने 7 बजे का प्रोग्राम नहीं किया। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है जो हम डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से डॉक्टर को हमने भगवान का दर्जा दिया। और ऑब्वियसली वो है भी, ऐसी बात नहीं है। कई केसेस हमने देखे किस तरह से डॉक्टर जानें भी बचाते हैं लोगों की, लेकिन कई हमने केसेस हैदराबाद डिस्कस किए किस तरह से सिचुएशन बनी रहती है। बहुत बड़ा इशू है मेडिकल इशू। हम लोगों को रोज़ 2-4 होने पड़ते हैं और तब तो स्थिति और ख़राब हो जाती है जब हम लोग फंसते हैं। उस समय दिमाग भी चलना बंद हो जाता है और उस समय ये होता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। अगर डॉक्टर मिल जाए तो आपकी किस्मत, और पैसा है तो ठीक है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो फिर पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। हमने कई केसेस देखे हैं कि पैसे वाले की भी डेथ होती है और पैसे वाले को एडमिशन भी नहीं मिलता, ये भी देखा है हमने। कोरोना टाइम में हमने यही बहुत चीज़ें देखी। हैदर भाई, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की चांदी आ गई। मैं कल बजट भी देख रहा था, उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स इससे रिलेटेड थे। अब जैसे आपने भी उस दिन डिस्कस किया था कि मेडिकल इंश्योरेंस लोग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनको तो पे नहीं करना है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट तो चला ही जाता है और सारी बीमारियां भी कवर नहीं होती हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आता हूँ। पहले आपने जो इंश्योरेंस की बात की, मैं उसको बोल देता हूँ। ये बात सही है कि एक हैंडसम अमाउंट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 या 50 साल से कम है तो आपका अमाउंट अराउंड 20,000 के अंडर ही रहता है। अगर उस 20,000 रुपये को आप हर महीने के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो कुछ 1,000, 1,200, 1,500 रुपये होते हैं, ठीक है। अगर आप 1,500 रुपये अपने लिए निकाल रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस के लिए, तो आप आराम से मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन उसमें सारी बीमारियां कवर नहीं होती आपकी। नहीं, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छी कंपनी है जो मोस्टली बीमारियों को कवर करती हैं। जो कम करती हैं उनको आप इग्नोर कीजिए, जो जानकार हैं उनकी सलाह लीजिए और उसके बाद आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरों का जिनको वो जानते हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। क्यों? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस आपको एक चीज़ का एश्योरेंस देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे जीना है। बीमारी के लिए हमें चिंतित नहीं होना है कि यार कोई बीमार पड़ गया तो हमें उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना लेकिन है। एक चीज़ और भी है, जैसे आपने बताया 20,000, इसकी अगर रकम हम बढ़ा देते हैं यानी 40,000 कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, अगर हम साल में पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्लेम आपको ज़्यादा मिलता है, जो 15-20 लाख नहीं, नॉर्मली अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है वो 15,000 का है। और वो अगर आप उसको एक साल नहीं यूज़ करते हैं तो उसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो बढ़ के 5 लाख की जगह से 10 लाख रुपए हो जाता है, फिर वो 10 से 15 हो जाता है। हाँ, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात की, जो हमने कल परसों अपने शो का नाम दिया था कि डॉक्टर भगवान हैं क्या, सवाल पूछा था। मैं जहाँ तक जानता हूँ कई डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टर जो सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, फ़र्ज़ कीजिए एम्स या सरकारी हॉस्पिटल, या वो लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनसे हम ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट या किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, उनके ऊपर दबाव होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बेईमान होते हैं, इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव होता है, क्योंकि उन्हें एक टारगेट पूरा करना पड़ता है। जैसे एक सेल्समैन को टारगेट पूरा नहीं, करना ऐसा पड़ता तो है। कोई दबाव नहीं होता। ये तो कोई बात नहीं, कोई किसी डॉक्टर पर ये दबाव नहीं होता कि आपने 10 पेशेंट ठीक करने या 100 देखने हैं। आप बल्कि इसके उलट ये बोलिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है वो यूजुअली ज़्यादा पेशेंट देखता है बनिस्बत प्राइवेट हॉस्पिटल के, क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं। उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। कई बार तो पेशेंट्स को जगह ही नहीं मिलती बैठने की, वो जो है खड़े खड़े देख लेता है। जैसे मेरे केस में भी हुआ था, हमने भी जो दिखाया था वो डॉक्टर सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और वहीं देख लिया था उसने। तो कहने का मतलब ये है कि ये टैक्स तो है, लेकिन जहाँ तक बात आपने कही मेडिकल इंश्योरेंस की हमने बात की, लेकिन सबसे जो यक्ष प्रश्न है वो यही है कि जब आदमी फंसता है उस वक्त मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत आसान है क्या क्लेम लेना। आप क्लेम लेके देखिए। आप, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपकी अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस भी है, आप क्लेम लेकर देखिए, एंड में क्या होता है। जो अप्रूवल आने में इतना टाइम लग जाता है, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। कई बार आपकी कई सारे जो टेस्ट होते हैं या कई सारे जो आपने यूज़ किए होते हैं मेडिकल चीज़ें, वो काट दी जाती हैं। आपको कई बार पे करना आप ये पड़ता कहना है। चाह रहे हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस बहुत स्मूथ होना चाहिए, यानी कि स्मूथ है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने मैंने 8 घंटे वेट किया मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास मेल भेज दिया था, हॉस्पिटल ने टाइमली भेज दिया था,
लेकिन उसके बावजूद उनके अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना डिले मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब फर्ज कीजिए आपको किसी बिजली विभाग में जाना है, वहाँ कोई काम है, या फिर किसी सरकारी बैंक में जाना है। सरकारी बैंक में जो काम होगा उसको अगर 2 घंटा लगेगा तो वो प्राइवेट बैंक में वो काम आपका 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली देखा गया क्योंकि वो कस्टमर्स को प्रेफरेंस देते हैं, प्रॉफिट का मामला ठीक है। इसी तरह जो प्राइवेट प्लेयर हैं इंश्योरेंस कंपनी में, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट है, जो उनका क्लाइंट है, उसको वो सफ़र नहीं करने दें। आपने कहा कि डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, जो डॉक्टर की हम बात कर रहे थे बीच में आपने रोक दिया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे सरकारी अस्पतालों जैसी भीड़ हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में जो इलाज हो रहे हैं वो मुफ्त हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं उनके बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। लेकिन यही टेस्ट, जैसे हमने कल डिस्कस किया, कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग रेट हैं। आपने खुद भी इस बात की तस्दीक की थी कि कहीं 25 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, वो टेस्ट जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको कोई डॉक्टर देख रहा है, उसने आपको एक ऐसा टेस्ट जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो कराना था, उसके साथ उसने 4 और टेस्ट करा दिए, ठीक है। तो अब वो 4 टेस्ट जिसका कोई काम नहीं था, नॉर्मली ऐसा देखा गया बहुत सारे केसेस में। अगर हमारे दर्शकों के साथ भी ऐसा हुआ तो वो लिखेंगे। क्या वो उस टेस्ट वाले का फायदा कर रहा है या उनका कोई कोलैबोरेशन? हॉस्पिटल का, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल का फायदा कर रहा है कुल मिलाकर। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल उन्हें सैलरी दे रहा है। अब वो सैलरी, उनकी सैलरी बहुत मोटी सैलरी होती है डॉक्टर की, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि नॉर्मली आज के ज़माने में लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करने से बेहतर कई हॉस्पिटलों में नौकरी करना बेहतर समझते हैं जो डॉक्टर होते हैं। अब वो इतनी मोटी सैलरी ले रहे हैं, तो उनसे जो उनका प्रमोटर होता है, जो मालिक होता है हॉस्पिटल का, वो इस बात की उम्मीद रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल के जो संसाधन हैं उनका उपयोग कराए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दवाइयाँ चलें, या फिर वो जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो ताकि बिल बढ़ता रहे। जैसे कि आपने कल कहा कि आपके नाना एक या दूर के रिश्तेदार थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो 5 दिन रखने के बाद भी उन्होंने 5 लाख का बिल बना दिया। तो वो कैसे बन गया 5 लाख? आप सरकारी हॉस्पिटल में 5 दिन रख के देखिए कितना का बिल बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। तो नहीं, सवाल एक और भी है ना इसके साथ जुड़ा है, ट्रस्ट का सवाल इसके साथ जुड़ा है। क्या आप मुझे बताइए, पहला ट्रीटमेंट कराने, मुझे पता है मेरे बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, मेरे बच्चे की वैक्सीनेशन फ्री में होती है सरकारी हॉस्पिटल में। मैं तो नहीं जाता सरकारी हॉस्पिटल, मैं जाता हूँ प्राइवेट क्लिनिक में, मैं वहाँ जाके वैक्सीनेशन कराता हूँ। उनके कई बार 3500 रुपये, कई बार 4000, कई बार 4500 पे करता हूँ। क्यों? मैं जा सकता हूँ सरकारी में। कुछ चीज़ें जो सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे वैक्सीनेशन है। अब आप, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली में आपका वैक्सीनेशन फ्री है, ठीक है। और मोहल्ला क्लिनिक है, आपको बहुत दूर जाने नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब मैं कराता हूँ तो एक विश्वास वाली बात तो है ना, कि आप सरकारी में जाएंगे, पता लगा फिर आप जुगाड़ करवा रहे हैं, पता लगा आप कराने आए, कोई टेस्ट हो कहेगा जी ये तो इसका वैक्सीनेशन खत्म हो गई, अगली बार आना। या फिर ये बोल दिया जाए कि ठीक है 100 लोग खड़े हैं, 101 आपका नंबर है, टाइम के लोग, या ये कह दिया जाएगी जी आप फलानी बिल्डिंग में चले जाओ, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ मिलेगा। नहीं, तो अगर आपको, अगर लेकर ही घूम रहे हैं, नहीं, अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। समझे नहीं, हमें तो दोनों ही चीज़ें चाहिए, हर व्यूअर को वो दोनों चीज़ें चाहिए। कि अगर हमारा जो डिस्कशन है वो क्यों हो रहा है, वो इसी बात का तो डिस्कशन है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हर एक शख्स तक पहुंचे, और मेडिकल फैसिलिटी में ये ना हो कि पिक एंड चूज हो कि ठीक है जी ये टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता, सब कराइए। आप इतना रिसोर्सेज लेते हैं, सरकार इतना बजट स्पेंड करती है मेडिकल सेक्टर पर, मतलब वो कहाँ नजर आता है? ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ बैठकर हम बहुत आसानी से किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहा। आप जाकर एक्चुअल में हॉस्पिटल की हालत देखिए। मैं आपको बताता हूँ जीटीबी हॉस्पिटल की हालत, सरकारी हॉस्पिटल है, ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। वहाँ क्या हालत होती है? वहाँ ये हालत है कि वहाँ सुबह के समय आप जाइए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रामलीला हो रही है, मेला चल रहा है, इतने लोग आए होते हैं वहाँ। ना सिर्फ दिल्ली के पेशेंट, दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स आते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में कि दिल्ली के जो ट्रीटमेंट लोग, एक्चुअल के दिल्ली के जो रेजिडेंट है वो लोग तो ट्रीटमेंट कराते ही हैं, बाहर से लोग यूपी बिहार से इतने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आने चाहिए, देखिए सबके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बीच में इंगित की थी जब सरकार ने कहा था कि भाई हम दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोरोना का ऐसा स्प्रेड हो गया है कि अगर हम बाहर के कराएंगे तो दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। वो ठीक है, देखिए ट्रीटमेंट सबके लिए होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है हर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटी हो कि जो उनका पेशेंट है वो वहीं ट्रीटमेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि अच्छे ट्रीटमेंट के लिए या तो एम्स का रुख करते हैं हर लोग, या फिर आते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं, या कई बार जो अच्छे होते हैं वहाँ पर वो फुल होते हैं। तो उनकी भी मजबूरी है, ऐसा नहीं है वो लोग कोई दिल्ली में आकर उनको शौक है ट्रीटमेंट कराने का, लेकिन वहाँ फैसिलिटी नहीं है। फिर यहाँ फैसिलिटी के नाम पर अब देखिए, जिसको
2 टेस्ट मिल जाएं और वहाँ 0 मिल रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है भाई, अच्छा ही हॉस्पिटल है, वो तो इसको ऐसे ही कंसीडर करेगा, ठीक है जी बड़ी परेशानी हो रही है, हमें 10 जगह चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट ये हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी हॉस्पिटल ख़राब है, सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी उनको आप ईमानदार कंसीडर कर सकते हैं। मेरे साथ तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ जो हैरान करने वाला है। हमारे एक रिलेटिव थे जिनको ऑर्थो की प्रॉब्लम थी और वो पिछले 10 सालों में मतलब लाखों रुपए, कई लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए वो खर्चा कर चुके थे, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों थी। फिर अचानक उनको किसी ने ये सजेशन दिया कि आप एक बार एम्स में आपको जाना चाहिए, और एम्स में वो गए तो आप यकीन नहीं करेंगे, एम्स में जो डॉक्टर मिले उन्होंने कहा कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, मतलब दुआ की भी नहीं है, दवा की भी नहीं है, आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके इससे आराम पा सकते हैं। और उन्होंने एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया जो पहले तो जो हमारे जानकार थे वो हैरान हुए, कह लें कि मैं इतनी दूर से दिल्ली आया और एम्स में दिखाया मैंने, और ये डॉक्टर कैसी बात कर रहा है, पागल है ये डॉक्टर। तो हमने कहा अब वो डॉक्टर है और वो इतना पुराना और एम्स में है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, आप कम से कम 1 हफ्ता ये करके देखिए। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ता उसने करके देखा उन्होंने, और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ था, मतलब वो हैरान थे। उनके जब फ़ोन आया तो कहले यार मैं तो गाली दे रहा था, लेकिन ये कितना बढ़िया डॉक्टर था, और घर बैठे, और मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, और उससे पहले वो 10-15 लाख रुपए अपनी औरतों की प्रॉब्लम में खर्च कर चुके थे। मैंने क्या बोला, आपकी किस्मत अच्छी है, डॉक्टर की समझ ज़बरदस्त है, आपकी बीमारी को डायग्नोस कर लिया है और राइट डिसीजन राइट टाइम पर हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपने कही कि आपने जो डायग्नोस वाली बात कही ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के ज़माने में हमने बहुत सारे ऐसे हकीम देखे हैं जो आपकी नब्ज़ पकड़ के आपकी बीमारी बता दिया करते थे, लेकिन आज उस बीमारी को डायग्नोस करने में कम से कम 75 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, तब भी डॉक्टर नहीं पकड़ बात पाते। आपकी सही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर फुल प्रूफ तरीके से कैसे कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अब यही होता है एक्सपीरियंस, कई डॉक्टर कहते हैं टेस्ट नहीं कराना, मुझे पता यही है, जाइए कराइए ट्रीटमेंट। ये होता है आपका इतना एक्सपीरियंस है कि ठीक है यार मुझे पता है कि आप कराइए, ये दवाई लीजिए, और वो दवाई लेते हैं और वो ठीक भी होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है, बिना कुछ टेस्ट कराया उसने बता दिया ये बीमारी और इसमें आपने ट्रीटमेंट। जैसे आपने कहा नर्व्स पकड़ के करते थे, और नर्व्स पकड़ के उनको ये अंदाजा था, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी पेशेंट्स की कि उनको पता लग जाता था कि ये प्रॉब्लम है। और जब वो पेशेंट से पूछते थे, पेशेंट तोते की तरह हाँ में हाँ मिलाता था, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उनको आइडिया होता कि ये सेट पैरामीटर है, 5 मेडिसिन देनी है, दीजिए, वो देते हैं। वो अगर रिलैक्सेशन हो जाए, और हर बॉडी का अपना तरीका है रिस्पॉन्ड करने का, कईयों की बॉडी एकदम रिस्पॉन्ड कर, जैसे आपने कहा कि आपके रिलेटिव थे उनको रिस्पॉन्ड कर गई, कई होते हैं जो वो करने के बाद, जैसे मेरी मदर को उनको गठिया बाई है, एक उंगली में उनकी एक उंगली टेढ़ी हो गई है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय मैं उनको ISBT में एक तिब्बती डॉक्टर है उनको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा है, हमारे एक रिलेटिव हैं सोनीपत में जो ऑर्थो हैं, उनको भी दिखाया है, उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ देसी इलाज है, वो आप कीजिए। अब तिब्बती पद्धति में इसका इलाज है, अब वो हम ले रहे हैं। अब वो उनको उसमें तेल भी लगाना होता है, तेल गर्म करके लगाना होता है, वो तरीका उन्होंने बताया, कई सारी मेडिसिन बताई हैं, वो आयुर्वेदिक पद्धति इसको कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इतनी पद्धतियां हैं और इतनी ज़्यादा ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। देखिए, हम इतनी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे आपसे, चूंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम कवर करते हैं, ये जानना है कि अगर हमारे दर्शकों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब उनको लूटा गया है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर उनके साथ जो नेग्लिजेंस हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस जिसे बोलते हैं, ऐसी स्थिति में एक इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें अब मेडिकल नेग्लिजेंस कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर करेगा। आप डॉक्टर के खिलाफ जाएंगे तो डॉक्टर, जो पुलिस है वो एक्सपर्ट नहीं है, वो ये बता नहीं सकती कि अब डेथ हुई है तो कैसे हुई है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था उसके दौरान वो डेथ हुई है तो वो क्यों बताएगा? तो ऐसे में एक बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड के लिए आपको बाकायदा पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ती है। पुलिस रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट से कि इसमें एक पर्टिकुलर बोर्ड बैठना चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे कि ये मामला कितना सच है। अब सवाल ये उठता है कि बोर्ड में कौन लोग होते हैं? ये वही डॉक्टर होते हैं, दूसरे डॉक्टर जो एनालिसिस करते हैं। अब सवाल यही है ना कि उस समय जो बेस्ट ट्रीटमेंट था वो एक डॉक्टर ने दिया। फॉर एग्जांपल बात की, अगर मान लो फेवरिज्म नहीं कर रहा है, वो बात करता है, वो कहता है आपने कौन सी दवाई दी थी, क्या हुआ था इनको, अच्छा आपने ये दवाई क्यों नहीं दी, उनका मैंने इसलिए नहीं दी, ओके जस्टिफाई। अगर वो उनकी बातों से जस्टिफाइड हो जाता है, बात खत्म। क्योंकि देखिए इंटरनली क्या हो रहा है, ना तो उस डॉक्टर को पता है जो ट्रीट कर रहा है, ना उस डॉक्टर को पता है जो बोर्ड में बैठ के एनालिसिस कर रहा है। मेडिकल नेग्लिजेंस में कई डॉक्टरों को सजा हुई है, हमने ये पहले इतिहास में देखा है। हुई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक आम आदमी है जिसको इस बारे में नहीं पता है, उसके साथ उसको लगता है कि धोखा हुआ है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने ज़्यादा चार्ज किया है, या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसके किसी शरीर के अंग को नुकसान पहुंचा है, तो वो
किस प्रोसेस से गुजरे कि वो उसे इंसाफ देखिए मिल सबसे सके। पहले तो आपको पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिप्शन पुलिस के पास होता है कि वो सरकार से रिक्वेस्ट करे और मेडिकल बोर्ड का गठन करे, क्योंकि ऐसे एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, आप वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं पैरेलली, लेकिन वो पैरेलली आपको करनी पड़ेगी। मेन लीगल एक्शन के लिए आपको पुलिस के मार्फत जाना पड़ेगा, या आप कोर्ट के मार्फत भी जा सकते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, या मेडिकल बोर्ड हमारी या मेडिकल काउंसिल हमारी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन ये इतना वगैरह में भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इतना टीडियस प्रोसेस है और ये इतना लंबा प्रोसेस है कि इंसान वैसे ही टूटा होता है, हताश होता है, उस समय हिम्मत नहीं होती। इसका भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ये बातें आ रही हैं तो, और यकीन मानिए हैदर भाई कि ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल तो मेरे साथ पर्सनली हुए हैं, मतलब हमारी फैमिली में हुए हैं। जैसे ये आपने बात कही, मेरे दादाजी को इशू था लिवर का, उनका ट्रीटमेंट किया एस के सरीन डॉक्टर ने, बहुत फेमस डॉक्टर हैं एस के सरीन, अगर आप गूगल टाइप करेंगे तो पता लग जाएगा। और वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के, जो लीवर जो है वो उससे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब उन्होंने ट्रीटमेंट किया और अच्छे ट्रीटमेंट किया, उस समय वो काफ़ी ठीक भी हो गए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि उनको कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश जाना पड़ गया, फिर दूसरे डॉक्टर ने देखा और उस दौरान दादाजी की डेथ हो गई। तो हमने ये सोचा कि अगर वो होते तो शायद कुछ और बात होती। तो देखिए ये तो प्रिजम्पशन होती है, अगर होते तो हम इसको अब मेडिकल नेग्लिजेंस शुरू में माना हमने कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारा पेशेंट चला गया, सारे अपने कामों में बिजी हैं, चाहे फैमिली के दूसरे मेंबर हों, अब ऐसे में कौन इनिशिएट लेगा? और नहीं, उनकी वो एज तो फैक्टर भी आपने है, ये मान लिया कि ऊपर वाले की मर्जी थी और उनकी डेथ हो क्योंकि गई। 99% लेकिन अगर आप इसकी जांच करते हैं, 99% केसेस में लोग यही मान लेते हैं कि छोड़िए अब आदमी चला गया, अब करके भी क्या उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बोर्ड बैठेगा, लंबा प्रोसेस है, पता नहीं सजा होगी नहीं होगी, इतना लंबा कानूनी पछड़ों में पड़े, कोई नहीं पढ़ता है। अगर उसको दिख भी जाएगी है, अब पढ़ना चाहिए, वो उसका मतलब तो तरीका फिर हमने ये बता आपका तरीका ये हो गया कि भाई हाँ ठीक है, मैं अपने पेशेंट को रिस्क में डाल दूं, ऐसा दिया। होता ही है, इसमें सच्चाई तो यही है। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या आपको पता है आपके पेशेंट को क्या बीमारी है? क्या आपको पता है कैसे ट्रीटमेंट करना है? डॉक्टर ने आपको कहा देखिए आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले, आप मना कर देंगे? आप कहेंगे लीजिए जी, जो ज़रूरी है लीजिए, हम तो पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे पेशेंट को बचाइए। और कोई गारंटी भी नहीं देंगे वो आपको कि आपका पेशेंट बच जाएगा, नहीं, ऐसी कोई गारंटी तो कोई लिखित में नहीं आती है। तो ऐसे में आप किसके ऊपर निर्भर है? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉस, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप डॉक्टर्स की बात को सुनते चले जाएं। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, 99% डॉक्टर अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर, मैं प्रोफेशन को बदनाम नहीं करने जा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से काफ़ी लोग ठीक होते हैं, उन्हीं की वजह से देश का नाम हो रहा है, ऐसी बात नहीं। कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं इस देश में जो अपना ये कहा जाए कि उनकी वजह से ही देश का इतना नाम हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कुछ एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जहाँ नेग्लिजेंस आ जाती है, जहाँ ओवर वर्क है, जहाँ बर्डन इतना ज़्यादा है। आप सरकारी में चले जाइए, मैं राम मनोहर लोहिया का आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जाकर देखिए, कोई आपको चोट लगी, आप जाकर देखिए, आप इमरजेंसी में ऐसे ही घुस जाएंगे, आपको पहले हाँ बताइए कहाँ जा रहे हैं, हाँ क्या हुआ है, अच्छा रुकिए बैठिए थोड़ी देर, उसके खून निकल रहा है, आप उसको पहले ट्रीट करो, ऐसे बिठाते हैं। क्योंकि उनको, और डॉक्टर क्या है, उनके रोज़ का काम हो गया ये। जब तक उनको नहीं दिखता कि कोई आदमी मरण और जीवन की स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि ये आदमी अगर मैंने नहीं देखा तो मर जाएगा, तब वो देखते हैं। नहीं तो अगर उनको लगता है चोट लगी है, खून बह रहा है, हड्डी टूटी है, पैर कट गया, रुक जाओ, उनको पता है कि ट्रीटमेंट क्या होना है इसका मैक्सिमम, और अगर ये थोड़ा डिले भी हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये केसेस आप जाके देखिए, प्राइवेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खूब दिखते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, तो आप ज़रूर हमें लिखें, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को अगले सीरीज़ में, यानी कि अगले कई एपिसोड ऐसे में व्यूअर्स शामिल हैं जिन्होंने करेंगे। कमेंट्स किए थे। एक सिलीगुड़ी से हमारे व्यूअर ने जिन्होंने कमेंट करके बताया था, पूरा डिटेल जो है वो हम एक्चुअली सारी चीज़ों को कंपाइल करेंगे। अभी हम 2-3 दिन ये सीरीज़ चलाएंगे, तो सारे हम जो भी कमेंट्स हैं उनको लेंगे और उसके बारे में आपको प्रॉपर जवाब देंगे, और डॉक्टर से ही बात करके आपको देंगे जवाब, ताकि उसका एक बेस्ट रेमेडी मिल सके, एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे, ताकि हमारी ओपिनियन से ज़्यादा एक्सपर्ट की ओपिनियन मैटर करती है। लेकिन जहाँ तक बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज़ में हम आगे चलाने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अब जो हमारा अगला एपिसोड होगा उसमें हम किसी वकील से भी बात करेंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं, इस तरह की स्थिति बनती है, तो एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या उसकी लीगल रेमेडीज हो सकती हैं। वो तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही ना आए, हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो हैदर भाई इतना टीडियस प्रोसेस है और इतना फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है ना, कि वो आपको, मतलब इंसान वैसे ही टूटा होता है, आप उसको और तोड़ देंगे। ये वो चीज़ हो गई कि आप उसको कानूनी पचड़े में डाल रहे हो कि एक का पेशेंट मर गया, उसके बाद वो कहाँ, किसके पास इतना टाइम है, और कौन इतना याद रखता है, और कौन इतना, मैं तो कह रहा हूँ अपनों के लिए लोग नहीं लड़ते। अब बताइए मेरे दादाजी के साथ हुआ, अब भाई हो सकता है उनकी डेथ, बंदा ये सोचता है चले पेशेंट बहुत एज था, ठीक है कोई बात नहीं, अपने टाइम पर गए हैं। कहने का मतलब ये सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं कि इंसान हार मान लेता है, सच्चाई ये है।
देखिए, उम्र कितनी भी हो जाए, अपनों को खोना हमेशा बिल्कुल दुख वाली बात होती है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम कल फिर आएंगे एक नए, मतलब बल्कि इसी टॉपिक के साथ, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।